नमस्कार मेरे भविष्य के होनहार अधिकारियों। एक बार आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पीछे समय की यात्रा कर रहे हैं। आप हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की उन धूल भरी लेकिन बेहद व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से बसाई गई सड़कों पर खड़े हैं, या फिर आप स्वयं सम्राट अशोक को उन विशालकाय चट्टानों पर अपने शाही फरमान उकेरते हुए देख रहे हैं। आज हम यहाँ सिर्फ इतिहास को पढ़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि हम इस इतिहास को जीने वाले हैं, इसे महसूस करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इस बेहद शानदार 360 डिग्री और ब्लॉकबस्टर वीडियो कोर्स की बिल्कुल पहली क्लास में। मैं जानता हूं कि आप में से लाखों विद्यार्थी अपनी तैयारी के दौरान सही कंटेंट, सही मार्गदर्शन और परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न को लेकर दिन रात संघर्ष करते हैं। आपके इसी संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए हमने ये मास्टर क्लास डिजाइन की है, जिसमें हम कुल 12 यूनिट्स के 51 चैप्टर्स को इस कदर गहराई से कवर करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक भी कोना अछूता नहीं रहेगा। चूंकि ये हमारे इस बहुप्रतीक्षित कोर्स की पहली क्लास है, इसलिए हमने इसे एक डेमो क्लास के रूप में बिल्कुल फ्री रखा है, ताकि भारत का प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, इस कोर्स की असली अहमियत, इसके एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को खुद अपनी आंखों से देख सके। आज के इस डेमो लेक्चर के अंत तक आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह से छप जाएगी कि अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो केवल और केवल मान सर से ही पढ़नी है, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको पूरे भारत में कहीं और नहीं मिल पाएगा। और हाँ, एक सबसे बड़ी और धमाकेदार घोषणा, हमारा ये संपूर्ण कोर्स अब हमारे टेस्ट क्यू ऐप पर लाइव हो चुका है। इस कोर्स के साथ हम आपको A4 साइज के कलरफुल सिनेमैटिक 4K प्रिंटेबल क्लास नोट्स भी प्रदान कर रहे हैं, ताकि आपका कीमती समय नोट्स बनाने में बर्बाद ना हो और आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस कर सकें। इतना ही नहीं, टेस्ट क्यू ऐप पर शुरुआत के 200 विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कहीं से भी कोई महंगी टेस्ट सीरीज खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले 200 एनरोलमेंट्स को हमारी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। तो आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और मानसर 51 कूपन कोड का उपयोग करके इस बेहतरीन ऑफर और भारी डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक सफर के लिए? चलिए इस सफर में मेरे साथ एक ऐसी को ट्रैवलर को जोड़ते हैं जो भारत के उन लाखों करोड़ों विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो अपनी तैयारी में दिन रात एक कर रहे हैं। मिलिए दृष्टि से। हेलो सर, और मेरे सभी साथी एस्पिरेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मानसर, सच कहूं तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने 2 बार एग्जाम दिया है और दोनों बार इंडियन हिस्ट्री के स्टेटमेंट्स वाले लंबे लंबे प्रश्नों ने मुझे बहुत रुलाया है। कभी समझ ही नहीं आता कि कौन सा सिक्का किसने चलाया या कौन सा अभिलेख कहाँ मिला। और वो कथन कारण वाले प्रश्न तो मेरे सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि शायद इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। सर, अगर मैं बिल्कुल सच कहूं तो प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री हमेशा से मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक डरावने सपने की तरह रहा है। इसके इतने सारे मुश्किल शब्द, इंग्लिश और हिंदी की कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजी, राजाओं की कभी ना खत्म होने वाली सूचियां, और खासकर आज के समय में यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और एमपीएससी जैसे एग्जाम्स में जो बड़े बड़े असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास नहीं बल्कि कोई टेलीफोन डायरेक्टरी याद कर रहे हो। कई बार हम पूरी किताब रट लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पता चलता है कि एग्जामिनर का वर्तमान मूड तो कुछ और ही है और प्रश्न बिल्कुल नए तरीके से घुमाकर पूछा गया है। इसलिए सर, मैं आज यहाँ हर उस आम स्टूडेंट की आवाज़ बनकर बैठी हूँ, और जहाँ भी मुझे या किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको बीच में रोककर वो सारे सवाल पूछूंगी जो उस वक्त एक आम विद्यार्थी के दिमाग में चल रहे होते हैं, ताकि हमारी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स शीशे की तरह साफ हो जाए। ये बहुत ही शानदार बात कही दृष्टि तुमने, और इसीलिए तुम यहाँ हो। मेरा ये वादा है कि आज की क्लास के बाद इतिहास तुम्हें रटने का विषय नहीं बल्कि एक दिलचस्प कहानी लगेगा। आज हम हमारी पहली यूनिट 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। इस यूनिट में कुल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, चैप्टर 2 साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, और चैप्टर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण यानी अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स।
आज का हमारा ये ब्लॉकबस्टर लेक्चर पूरी तरह से चैप्टर 1 पर केंद्रित होगा, जिसमें हम अभिलेख और शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, सिक्के यानी न्यूमिज्मेटिक्स या कॉइन्स, स्मारक और भवन यानी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, और मूर्तियां तथा चित्रकला यानी स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स को 360 डिग्री डिटेल में समझेंगे। हम एनसीईआरटी को अपना मुख्य आधार मानते हुए एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ इस तरह पढ़ाई करेंगे कि चाहे एसएससी, रेलवे या पुलिस का कोई सीधा फैक्चुअल प्रश्न हो, या फिर यूपीएससी और स्टेट पीएससीज का कोई लंबा और घुमावदार कथन कारण वाला प्रश्न, मेरे किसी भी स्टूडेंट का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मैं साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी प्रयोग करता रहूंगा, ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को समझने में रत्ती भर भी समस्या न हो। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। दोस्तों, जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो हमारे पास प्राचीन यूनानियों यानी ग्रीक्स या चीनियों की तरह कोई बहुत व्यवस्थित लिखित इतिहास नहीं होता है। प्राचीन भारत के लोगों का ध्यान धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक अध्ययन पर अधिक था, न कि क्रमिक इतिहास यानी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लिखने पर। इसीलिए हमारे इतिहास का अधिकांश हिस्सा पुरातात्विक साक्ष्यों यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर निर्भर करता है। पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके माध्यम से हम अतीत के भौतिक अवशेषों जैसे बर्तन, औजार, इमारतें और हड्डियों का अध्ययन करके उस समय की मानव सभ्यता का पुनर्निर्माण करते हैं। भारत में इस कार्य की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की है, जिसकी स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन दृष्टि, एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करता है वो ये है कि जब हमें जमीन के नीचे से कोई पुरानी हड्डी या मिट्टी का बर्तन मिलता है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो 500 साल पुराना है या 5000 साल पुराना? सर, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली। मैंने बचपन से कार्बन डेटिंग के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। और अगर कोई चीज़ पत्थर या मिट्टी की बनी है जिसमें कार्बन है ही नहीं, तो उसकी उम्र कैसे निकालते हैं? ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मैं तुम्हें इसे एक बहुत ही आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक स्मार्टफोन है और उसकी बैटरी 100% चार्ज्ड है। जब तुम फोन को इस्तेमाल करना बंद कर देती हो तो उसकी बैटरी एक निश्चित दर से कम होने लगती है। बस यही सिद्धांत कार्बन 14 या C14 डेटिंग का है। दुनिया की हर जीवित चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, जब तक जिंदा रहती है वो वातावरण से रेडियोधर्मी कार्बन 14 सोखती रहती है। लेकिन जैसे ही उस जीव की मृत्यु होती है वो कार्बन 14 सोखना बंद कर देता है और उसके शरीर में मौजूद C14 एक फिक्स रेट से नष्ट होने लगता है, जिसे हम क्षय यानी डिके कहते हैं। कार्बन 14 का हाफ लाइफ यानी वो समय जिसमें उसकी मात्रा आधी रह जाती है, लगभग 5730 वर्ष होता है। वैज्ञानिक उस मृत हड्डी या लकड़ी में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापकर ये बता देते हैं कि उस जीव की मृत्यु कितने साल पहले हुई थी। इसे ही रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। लेकिन याद रहे, ये तकनीक केवल कार्बनिक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर काम करती है, और वो भी अधिकतम 50,000 साल पुरानी चीजों के लिए। अरे वाह, अब समझ आया। मतलब कार्बन 14 किसी मरे हुए जीव की बची हुई बैटरी परसेंटेज नापने जैसा है। लेकिन सर, मेरे दूसरे सवाल का क्या? मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार या ईंटें तो कभी जिंदा नहीं थी, तो उनकी बैटरी, मेरा मतलब है उनकी उम्र कैसे निकालते हैं? बहुत ही बेहतरीन सवाल। अकार्बनिक पदार्थों यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए हमारे पास कई अन्य एडवांस्ड वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो आजकल सीधे यूपीएससी और स्टेट पीएससीज के स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछी जाती हैं। फर्स्ट, थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी TL। इस तकनीक का उपयोग मिट्टी के बर्तनों यानी पॉटरी और सिरामिक की उम्र पता लगाने के लिए किया जाता है। ये मापता है कि उस बर्तन को आखिरी बार भट्टी में कब पकाया गया था। सेकंड, ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस यानी OSL। ये तकनीक मिट्टी या रेत के कणों पर काम करती है और बताती है कि उन कणों पर आखिरी बार सूरज की रोशनी कब पड़ी थी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने पुरातात्विक स्थलों की डेटिंग के लिए OSL का व्यापक उपयोग शुरू किया है। थर्ड, डेंड्रोक्रोनोलॉजी या वृक्ष वलय कालक्रम। ये पेड़ों की उम्र पता लगाने का तरीका है। पेड़ के तने में हर साल एक नया रिंग या वलय बनता है। इन रिंग्स को गिनकर हम न सिर्फ उस लकड़ी के टुकड़े की उम्र बता सकते हैं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि उस साल मौसम कैसा था। फोर्थ, स्ट्रैटिग्राफी यानी स्तर विज्ञान। जब खुदाई की जाती है तो जो लेयर सबसे नीचे होती है वो सबसे पुरानी होती है
और जो परत सबसे ऊपर होती है वो सबसे नई होती है। ये एक सापेक्ष डेटिंग यानी रिलेटिव डेटिंग विधि है। सर, ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम इतिहास के साथ साथ थोड़ी साइंस भी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या इस टॉपिक से कोई नए करंट अफेयर्स भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं? क्योंकि आजकल एग्जामिनर पुरानी हिस्ट्री को नई डिस्कवरीज से जोड़कर बहुत पूछता है। बिल्कुल दृष्टि, और एक वर्ल्ड क्लास रिसर्चर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा लेटेस्ट अपडेट से लैस रखता हूं। ध्यान से सुनिए, ये कुछ सबसे शानदार और लेटेस्ट पुरातात्विक खोजें हैं यानी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं। एलिफेंटा द्वीप की नई खोज। हाल ही में एएसआई ने महाराष्ट्र के मुंबई तट के पास स्थित एलिफेंटा द्वीप पर एक 1500 साल पुराना टी आकार का विशाल सीढ़ीदार जलाशय यानी स्टेप्ड रिजर्वायर खोजा है। ये जल संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यहाँ से 6ठी शताब्दी के कलचुरी राजवंश यानी कलचुरी डायनेस्टी के शासक कृष्णराज के तांबे के सिक्के भी मिले हैं। जुना खाटिया साइट, गुजरात में स्थित ये जगह हड़प्पा काल का अब तक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनकर उभरी है, जहां 3200 बीसी से 2600 बीसी के बीच की लगभग 500 कब्रें मिली हैं। मुडुमल के मेनहिर, तेलंगाना के नारायणपेट जिले में एक बेहद अनोखी मेगलिथिक साइट मिली है। यहाँ बड़े बड़े खड़े पत्थर यानी मेनहिर इस तरह लगाए गए हैं कि वे सूर्य की गति को ट्रैक कर सकें, और सबसे खास बात, यहाँ एक चपटी चट्टान पर उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि तारामंडल का उकेरा हुआ चित्र मिला है जो दिशाओं का ज्ञान देता था। ये भारत की एकमात्र मेगालिथिक साइट है जहाँ तारामंडल का चित्रण है। राखी गढ़ी का डीएनए टेस्ट। हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ मिले कंकालों के एंशिएंट डीएनए के विश्लेषण से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक खुलासा हुआ है। प्रोफेसर वसंत शिंदे की रिसर्च के अनुसार इन कंकालों में स्टेपी क्षेत्र का कोई आनुवांशिक अंश नहीं मिला है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वदेशी थे, और इस खोज ने आर्यन आक्रमण सिद्धांत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सिनौली के रथ। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सिनौली की खुदाई से 2000 बीसी के आसपास के कांस्य युग के ठोस पहिए वाले रथ, तांबे की तलवारें, हेलमेट और शाही ताबूत मिले हैं, जिन्होंने साबित कर दिया है कि उस दौर में भारत के पास बेहद उन्नत सैन्य तकनीक थी। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको लाखों की भीड़ से अलग करेंगे। चलिए अब हम अपने चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से अभिलेखों और शिलालेखों यानी इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोतों में सबसे अधिक ऑथेंटिक और रिलायबल स्रोत अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस होते हैं। पत्थरों, खंभों, गुफाओं की दीवारों या कॉपर प्लेट्स पर जो लेख उकेरे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी यानी पुरालेख विद्या कहा जाता है, और पुरानी लिपियों यानी ओल्ड स्क्रिप्ट्स के अध्ययन को पैलियोग्राफी यानी पुरालिपि विद्या कहा जाता है। साहित्य या किताबों में बाद के लेखकों द्वारा फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन पत्थर पर एक बार जो लिख दिया गया वो सदियों तक वैसा ही रहता है। इसलिए इतिहासकार इन्हें सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। सर, जब भी शिलालेखों की बात आती है तो सबसे पहला नाम मौर्य सम्राट अशोक का ही आता है। ऐसा क्यों है? क्या उनसे पहले किसी ने कुछ नहीं लिखा था? दृष्टि अशोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सीधे अपनी जनता से संवाद करने के लिए अभिलेखों का इस्तेमाल किया। कल्पना करो कि अशोक मौर्य साम्राज्य के एक बहुत बड़े सीईओ थे और उन्होंने अपने साम्राज्य रूपी कंपनी के कर्मचारियों और जनता को दिशा निर्देश देने के लिए ईमेल्स की जगह बड़ी बड़ी चट्टानों और बलुआ पत्थर के स्तंभों यानी सैंडस्टोन पिलर्स का उपयोग किया। अशोक के इन अभिलेखों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: शिलालेख यानी रॉक एडिक्ट्स, स्तंभलेख यानी पिलर एडिक्ट्स और गुहालेख यानी केव इंस्क्रिप्शंस। अशोक ने अपने अभिलेखों को पूरे उपमहाद्वीप में फैलवाया। इनमें मुख्य रूप से प्राकृत भाषा यानी प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। लेकिन चूंकि अशोक एक बहुत ही व्यावहारिक शासक था, इसलिए जहां जो भाषा बोली जाती थी उसने वहां उसी लिपि का प्रयोग किया। उत्तर पश्चिम यानी वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्रों जैसे मानसहरा और शाहबाज गढ़ी में उसने खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और अफगानिस्तान के कांधार जैसे सीमांत क्षेत्रों में उसने यूनानी यानी ग्रीक और अरामाइक लिपियों का उपयोग किया। ये एक द्विभाषी अभिलेख है। और सबसे दिलचस्प बात, सदियों तक कोई भी इन अभिलेखों को पढ़ नहीं सका था,
जब तक कि 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की। सर एक मिनट रुकिए, मेरा यहाँ एक डाउट है जो शायद हर स्टूडेंट का होगा। मैंने कल ही यूपीपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था जिसमें एक स्टेटमेंट था कि खरोष्ठी लिपि को इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों की मदद से पढ़ा गया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जेम्स प्रिंसिप ने तो ब्राह्मी पढ़ी थी ना? यही तो वो जगह है जहां एग्जामिनर स्टूडेंट्स को फंसाता है, और तुमने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सही है। जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को डिकोड किया था, लेकिन उत्तर पश्चिम में मिलने वाली खरोष्ठी लिपि एक पहेली बनी हुई थी। इसे पढ़ने में सफलता मिली हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक राजाओं के उन सिक्कों से जो द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल और द्विलिपिक यानी बाइस्क्रिप्टल थे। उन सिक्कों के एक तरफ यूनानी भाषा और लिपि थी और दूसरी तरफ प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि थी। चूंकि विद्वानों को यूनानी पढ़नी आती थी, इसलिए उन्होंने यूनानी नामों की तुलना खरोष्ठी अक्षरों से की, और इस तरह खरोष्ठी लिपि का रहस्य खुल गया। चलो, इस कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए हम सीधे स्क्रीन पर एक बेहद कड़क यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरपीएससी लेवल का प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन इंस्क्रिप्शंस। भारत में पाए गए सबसे प्रारंभिक अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। The earliest inscriptions found in India are written in Sanskrit language. उत्तर पश्चिम में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि को उस क्षेत्र में शासन करने वाले इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों की मदद से पढ़ा गया था। The Kharoshthi script used in the northwest was deciphered with the help of coins of the Indo-Greek kings who ruled in that region. अधिकांश अभिलेखों में केवल भव्य और अनूठी घटनाओं का उल्लेख है और नियमित कृषि पद्धतियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। Most records only mention grand and unique events, and there is no mention of routine agricultural practices. उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? How many of the above statements are correct? A. Only 1, B. Only 2, C. All 3, D. None. दृष्टि, इसे एलिमिनेशन मेथड से हल करो। सर मुझे लगता है कथन एक बिल्कुल गलत है। भारत के सबसे प्रारंभिक और प्रामाणिक अभिलेख अशोक के हैं, जो संस्कृत में नहीं बल्कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत का पहला बड़ा और विशुद्ध अभिलेख 2री शताब्दी ईस्वी का रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है। कथन 2 बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने अभी इंडो ग्रीक सिक्कों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कथन 3 भी गलत है। सर ये सच है कि कई अभिलेखों में राजाओं की विजय गाथाएं हैं, लेकिन भारत में हजारों ऐसे ताम्रपत्र अभिलेख मिले हैं जिनमें ब्राह्मणों या मंदिरों को दिए गए भूमि दान यानी लैंड ग्रांट्स का जिक्र है, और इनमें गांव की सीमाओं, उगाई जाने वाली फसलों और नियमित कृषि पद्धतियों का बहुत विस्तार से वर्णन है। इसलिए यहाँ केवल कथन 2 सही है। उत्तर होगा ए, केवल एक कथन सही है। अब बताइए, क्या ऐसे प्रश्नों से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं सर, अब तो ये एकदम हलवा लग रहा है। लेकिन सर एक और बहुत बड़ी परेशानी है। अशोक के जो 14 वृहद शिलालेख यानी 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उनमें से एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि किस शिलालेख में क्या लिखा है। 14 के 14 शिलालेख याद रखना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। क्या इसकी कोई ट्रिक है? बिल्कुल, इम्पॉसिबल शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं दृष्टि। अब समय आ गया है इस वीडियो का माहौल पूरी तरह से बदलने का, क्योंकि अब आने वाली है मान सर की ट्रिक। स्टूडेंट्स, अशोक के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स को रटने की जरूरत नहीं है। हम इसे एक शानदार हॉलीवुड मूवी की कहानी की तरह याद करेंगे। बस मेरी इस कहानी की सीक्वेंस को दिमाग में बैठा लीजिए। कहानी शुरू होती है कलिंग युद्ध के बाद बदले हुए अशोक से। एडिक्ट 1, पहला शिलालेख। अशोक सबसे पहले आदेश देता है, रुको, आज के बाद किसी भी जानवर की हत्या नहीं होगी, यानी पशु बलि की निंदा और उत्सवों पर रोक। अशोक की रसोई में भी अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण ही काटा जाता था, जिसे भी वो बंद करना चाहता था। एडिक्ट 2, दूसरा शिलालेख। अगर जानवरों को मारना बंद कर दिया है तो उनके इलाज की व्यवस्था भी करो, यानी मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। इसी में दक्षिण भारत के पड़ोसी राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र का वर्णन है। एडिक्ट 3, तीसरा शिलालेख। अब ये संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को भेजो, यानी युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को हर 5 वर्ष में साम्राज्य के दौरे पर यानी टूर पर जाने का आदेश, और ब्राह्मणों के प्रति उदारता।
ईडिक्ट 4 चौथा शिलालेख, युद्ध के नगाड़ों की आवाज को शांति के संगीत में बदल दो। इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ईडिक्ट 5 पांचवां शिलालेख, इस धम्म को लागू करने के लिए मुझे एक नई टीम की जरूरत है। इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति और दासों यानी स्लेव्स के प्रति मानवीय व्यवहार इसमें दिखाया गया है। ईडिक्ट 6 छठा शिलालेख, ये नई टीम मुझे कहीं भी और कभी भी रिपोर्ट कर सकती है, चाहे मैं सो रहा हूं या खा रहा हूं। इसमें प्रशासनिक रिपोर्टिंग और आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ईडिक्ट 7 और 12 सातवां और 12वां शिलालेख, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे की इज्जत करें। सभी संप्रदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस। ईडिक्ट 8 आठवां शिलालेख, मैं खुद एक लीडर की तरह उदाहरण पेश करूंगा। इसमें अशोक की बोधगया की पहली धम्म यात्रा का वर्णन। ईडिक्ट 13 13वां शिलालेख, क्योंकि आज भी मुझे उस खूनी युद्ध को याद करके रोना आता है। कलिंग युद्ध का खौफनाक वर्णन, अशोक का हृदय परिवर्तन और 5 यवन यानी हेलेनिस्टिक राजाओं का उल्लेख। तो बस ये सीक्वेंस याद रखिए। पशुवध रोका 1, इलाज किया 2, अधिकारियों को भेजा 3, युद्ध की जगह धम्म 4, महामात्र नियुक्त किए 5, रिपोर्टिंग मांगी 6, सहिष्णुता 7-12, बोधगया यात्रा 8, कलिंग का पश्चाताप 13। क्या अब भी आपको इसे रटने की जरूरत महसूस हो रही है? अरे वाह सर, ये तो सच में मैजिक है। पूरी कहानी की तरह सारे शिलालेख दिमाग में छप गए। लेकिन सर, अशोक के अलावा भी तो बहुत से राजाओं के अभिलेख एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल दृष्टि, स्टेट पीएससीज और एसएससी में अन्य शासकों के अभिलेखों की मैचिंग बहुत पूछी जाती है। आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को 360 डिग्री में देखते हैं। फर्स्ट, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख यानी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। गुजरात में स्थित ये अभिलेख शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम का है। ये विशुद्ध संस्कृत यानी प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के निर्माण और मरम्मत का पूरा इतिहास है, जिसे मूल रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने बनवाया था। सेकंड, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर। ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का है, जिन्हें उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में चंपू शैली यानी इसमें गद्य और पद्य का मिश्रण है में लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की शानदार सैन्य विजयों का उल्लेख है। मानसर की ट्रिक है, समुद्रगुप्त की 5 विजयों को याद रखने की ट्रिक है। गया, हिमालय, विंध्यासिया। वो गंगा यमुना दोआब गया, फिर हिमालय के राज्यों को जीता, फिर विंध्य के आठविक यानी जंगली राज्यों को जीता, और अंत में सिया यानी एस यानी सदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत, आई यानी वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत, ए यानी अफगानिस्तान या कुशांस को पराजित किया। थर्ड, हाथी गुम्फा अभिलेख यानी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये ओडिशा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है और कलिंग के जैन शासक खारवेल का है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये इतिहास का एकमात्र अभिलेख है जिसकी शुरुआत जैन नमोकार मंत्र से होती है, और इसमें खारवेल के सैन्य अभियानों और नहर निर्माण का जिक्र है। इसमें कोई डेट नहीं लिखी है, जो इसे बेहद खास बनाता है। फोर्थ, एहोल अभिलेख यानी एहोल इंस्क्रिप्शन। कर्नाटक में स्थित यह अभिलेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा था। इसी अभिलेख में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की हार और कर्नाटक शब्द का पहला उल्लेख भी यही है। फिफ्थ, भितरी स्तंभ लेख यानी भितरी पिलर लेटर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त का है, जिसमें हूणों के आक्रमण और उन पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन है। सिक्स्थ, मेहरौली लौह स्तंभ यानी मेहरौली लौह पिलर। दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। ये प्राचीन भारत की उन्नत धातुकर्म तकनीक यानी मेटलर्जिकल स्किल्स का बेजोड़ नमूना है, क्योंकि सदियों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। जी सर। अभिलेखों के बाद हमारा दूसरा सबसे मजबूत पुरातात्विक स्रोत है सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्कों के वैज्ञानिक अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। दृष्टि, सिक्के सिर्फ इकोनॉमी की कहानी नहीं कहते, वे हमें उस समय के धर्म, व्यापार मार्गों, धातु विज्ञान, यहाँ तक कि राजाओं के व्यक्तिगत शौकों यानी पर्सनल हॉबीज के बारे में भी बताते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सोने के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो साबित करता है कि वो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। भारत में सिक्कों का इतिहास बहुत ही रोचक है। वैदिक काल में मुख्य रूप से वस्तु विनिमय यानी बाटा सिस्टम या निष्क जैसी सोने की ढेरी का उपयोग होता था, लेकिन भारत में पहले नियमित सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6th सेंचुरी बीसी के महाजनपद काल में आए।
इन्हें आहत सिक्के यानी पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। क्या तुम बता सकती हो इन्हें आहत क्यों कहा जाता था? शायद इसलिए क्योंकि इन पर ठप्पा या पंच मारकर निशान बनाए जाते थे। बिल्कुल सही। ये सिक्के मुख्य रूप से चांदी यानी सिल्वर के होते थे और इनका कोई नियमित आकार नहीं होता था। इन पर सूरज, 6 भुजाओं वाला चक्र, सांड यानी हम्प्ड बुल, स्वास्तिक, पेड़ या हाथी जैसे प्रतीकों का ठप्पा यानी पंच लगाया जाता था। ग्रंथों में इन्हें पुराण, कारशापण या पण कहा गया है। इनका मानक वजन लगभग 32 रत्ती यानी रत्ती एक बीज होता है जिसका वजन लगभग 0.11 ग्राम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन आहत सिक्कों पर किसी राजा का नाम, उसकी तस्वीर या कोई तारीख नहीं होती थी। तो फिर सिक्कों पर राजाओं की तस्वीर, नाम और लेख यानी इंस्क्रिप्शंस छापने की शुरुआत किसने की? ये एक बहुत बड़ा एग्जाम पॉइंट है। इसकी शुरुआत की हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने। उन्होंने ही पहली बार डाई स्ट्रक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे सिक्के एकदम गोल और सुडौल बनने लगे। उन्होंने ही भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। उनके सिक्के बाइलिंगुअल और द्विलिपिकल यानी बाइस्क्रिप्टल होते थे, यानी सामने की तरफ यूनानी भाषा और लिपि और पीछे की तरफ प्राकृत और खरोष्ठी लिपि। इन्हीं सिक्कों ने तो जेम्स प्रिंसेप की खरोष्ठी लिपि पढ़ने में मदद की थी। सर, मैंने पढ़ा है कि गुप्त काल यानी गुप्ता पीरियड को स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। तो क्या सबसे शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चले थे? यहीं पर एग्जामिनर फिर से खेल खेलता है दृष्टि। ध्यान से सुनो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए इंडो ग्रीक्स ने। भारत में सबसे प्योरेस्ट सोने के सिक्के चलाए कुषाणों जैसे विमकटफिसिस और कनिष्क ने। भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने। कुषाणों के सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और भारतीय देवताओं जैसे शिव और नंदी का सुंदर मिश्रण मिलता है। वहीं गुप्त शासकों के सिक्कों पर पहली बार केवल संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। उन्होंने राजाओं को शिकार करते जैसे शेर, बाघ, गैंडा, यज्ञ करते जैसे अश्वमेध और देवियों जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा को दर्शाया। और एक बहुत ही ट्रिकी पॉइंट है सातवाहन शासकों का। जब हम राजाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सोना, चांदी आता है, लेकिन दक्कन के सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से सीसा यानी लेड, तांबा यानी कॉपर और पोटिन जो चांदी और तांबे का मिश्र धातु है के सिक्के चलाए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके क्षेत्र में सोने चांदी की खदानें नहीं थीं, लेकिन लेड आसानी से उपलब्ध था। उनके सिक्कों पर हाथी, चैत्य और दोहरे मस्तूल वाले जलपोत यानी शिप्स के चित्र मिले हैं, जो दिखाते हैं कि उनका समुद्री व्यापार यानी मैरिटाइम ट्रेड कितना मजबूत था। आइए अब इस पूरी चर्चा को एक शानदार प्रीवियस ईयर प्रश्न की कसौटी पर कसते हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों यानी एंशिएंट इंडियन कॉइन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन राजाओं ने अपने सिक्कों के लिए मुख्य रूप से चांदी यानी सिल्वर का उपयोग किया। सातवाहन सिक्कों पर प्रयुक्त मुख्य भाषा प्राकृत थी। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल और द्विलिपिक यानी बाइस्क्रिप्टल सिक्कों की शुरुआत की। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। चलिए इसे डिकोड करते हैं। कथन 1 बिल्कुल गलत है। मैंने अभी जोर देकर बताया कि सातवाहन राजाओं ने मुख्य रूप से सीसा, तांबा और पोटिन का उपयोग किया था, चांदी का नहीं। कथन 2 पूरी तरह सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। कथन 3 भी बिल्कुल सही है। इंडो ग्रीक्स ने ही यूनानी और खरोष्ठी लिपि वाले द्विभाषी सिक्के चलाए थे। इसलिए सही उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। देखा दृष्टि, अगर कॉन्सेप्ट में गहराई हो तो कितना भी मुश्किल प्रश्न हो वो कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने तीसरे पुरातात्विक स्रोत स्मारक और भवन यानी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स में। वास्तुकला यानी इंजीनियरिंग किसी भी सभ्यता के इंजीनियरिंग कौशल, उनकी नागरिक समझ और धार्मिक विश्वासों का जीता जागता सबूत होती है। इसकी शुरुआत हम भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन से करते हैं। ये सभ्यता अपने शानदार ग्रिड पैटर्न नगर नियोजन, पकी हुई ईंटों के प्रयोग और ढकी हुई जल निकासी प्रणाली यानी कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और अन्नागार यानी ग्रैनरी इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। लेकिन दृष्टि, इतिहास केवल पुराने खंडहरों का नाम नहीं है, ये हर दिन नया हो रहा है। यूपीएससी 2025 और आगामी स्टेट पीएससीज में पुरानी किताबों से ज्यादा नवीनतम खुदाई यानी रीसेंट एक्सकवेशन से सवाल आएंगे। सर, मैंने राखीगढ़ी का नाम आजकल न्यूज़ में बहुत सुना है। क्या वहाँ से कोई खास स्मारक या इमारत मिली है जो एग्जाम में पूछी जा सके? बहुत ही बढ़िया पॉइंट।
हरियाणा का राखीगढ़ी आज के समय में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट हड़प्पा स्थल बन चुका है। यहाँ हाल ही में 2024-25 में एएसआई ने बड़े पैमाने पर खुदाई की है। यहाँ कच्ची ईंटों से बना एक विशाल अन्नागार यानी ग्रैनरी मिला है। यहाँ की सड़कों की बनावट, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और नालियों का सिस्टम हड़प्पा की उन्नत टाउन प्लानिंग का बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सिनौली में जो शाही रथ यानी रॉयल चैरियट्स और ताबूत मिले हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि 2000 बीसीई के आसपास गंगा यमुना दोआब में ओसीपी यानी ऑकर कलर्ड पॉटरी संस्कृति के लोग कितने उन्नत थे। अब इमारतों की बात हो और हम बौद्ध वास्तुकला यानी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बौद्ध स्तूप और गुफाएं हमेशा से एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं। सर, यही वो जगह है जहां मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। स्तूप के अंदर मेधी, अंड, हर्मिका, छत्रावली, ये सब क्या है? और चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ये शब्द हमेशा मुझे परेशान करते हैं। बस आज के बाद ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म। अपने दिमाग में मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप की छवि बनाओ। इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ईंटों से बनवाया था, जिसमें बुद्ध के अवशेष यानी रेलिक्स रखे गए थे। बाद में शुंग पीरियड में इसका आकार दोगुना कर दिया गया और इसे पत्थर की सिल्लियों से ढक दिया गया। अब इसके हिस्सों यानी कॉम्पोनेंट्स को एक क्रम में समझो। मेधी, स्तूप का वो चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। इसके चारों ओर परिक्रमा पथ होता है। अंड, मेधी के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फेरिकल गुंबद होता है। ये ब्रह्मांड की अनंतता और जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। हर्मिका, अंड यानी गुंबद के सबसे ऊपर एक चकोर छज्जा या बाड़ यानी स्क्वायर रेलिंग होती है। इसे देवताओं का निवास स्थान यानी अबोर्ड ऑफ द गॉड्स और निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। यष्टि, हर्मिका के बीच से निकलने वाला एक सीधा खंबा यानी सेंट्रल मास्ट। ये ब्रह्मांडीय अक्ष यानी कॉस्मिक एक्सिस का प्रतीक है, जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। छत्रावली, यष्टि के ऊपर 3 छत्रियां यानी पैरासॉल्स होती हैं, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतीक है। तोरण द्वार, स्तूप के चारों ओर प्रवेश करने के लिए विशाल नक्काशीदार द्वार होते हैं। सांची के तोरण द्वारों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं को बहुत खूबसूरती से उकेरा गया है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल पर आते हैं, चैत्य और विहार। चैत्य का सीधा सा मतलब है प्रार्थना कक्ष या पूजा घर यानी प्रेयर हॉल। इसके एक छोर पर अक्सर एक स्तूप बना होता था जहां भिक्षु पूजा करते थे। विहार का अर्थ है निवास स्थान यानी मोनेस्ट्री या ड्वेलिंग प्लेस। बारिश के मौसम में भिक्षु इन विहारों में ठहरते थे और अपना जीवन यापन करते थे। आइए इस पर 2023 का एक बेहद कंफ्यूजिंग यूपीएससी प्रश्न देखते हैं। जी सर। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूल रूप से बौद्ध यानी बुद्धिस्ट ओरिजिन की है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का भंडार यानी रेपोजिटरी होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पित और स्मारक संरचना थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, सभी 3, कोई नहीं। ये प्रश्न यूपीएससी के बदलते पैटर्न का क्लासिक उदाहरण है। कथन 1 गलत है। स्तूप बनाने की परंपरा भारत में बौद्ध धर्म से पहले यानी वैदिक काल से ही मौजूद थी। हालांकि बौद्ध धर्म ने इसे चरम लोकप्रियता दिलाई। कथन 2 सही है। स्तूपों का निर्माण मूल रूप से बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों के शारीरिक अवशेषों जैसे बाल, दांत, अस्थियों के ऊपर किया जाता था। कथन 3 भी बिल्कुल सही है। बाद के काल में स्तूप न केवल अवशेषों पर बने बल्कि पवित्र स्थानों की याद में कमेमोरेटिव और मन्नत पूरी होने पर दान के रूप में वोटिव भी बनाए गए। इसलिए केवल 2 कथन सही हैं। उत्तर होगा बी, केवल 2 और 3। देखा दृष्टि, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होने पर यूपीएससी के प्रश्न भी कितने आसान हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुफाओं यानी केव्स की। एग्जाम के लिहाज से अजंता और एलोरा गुफाओं का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। इसे हम एक शानदार टेबल के माध्यम से समझेंगे जो आपके A44 के नोट्स में भी दी गई है। अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वाघुर नदी के यू आकार की घाटी में चट्टानों को काटकर। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स अजंता से लगभग 100 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में। अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स समयकाल 2nd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE के बीच पुरानी। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स 6th सेंचुरी CE से 11th सेंचुरी CE के बीच अजंता की तुलना में नई।
अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स धर्म विशेष रूप से और पूरी तरह से केवल बौद्ध धर्म यानी एक्सक्लूसिवली बुद्धिस्ट हीनयान और महायान दोनों परंपराएं। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स त्रिधार्मिक यानी मल्टी रिलीजियस, इसमें हिंदू 17 गुफाएं, बौद्ध 12 गुफाएं और जैन 5 गुफाएं शामिल हैं। अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स गुफाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ केव्स कुल 29 या 30 रॉक कट गुफाएं। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स कुल 100 से अधिक गुफाएं, जिनमें से 34 जनता के लिए खुली हैं। अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स संरक्षण यानी पेट्रनेज मुख्य रूप से सातवाहन यानी सातवाहनाज और वाकाटका वंश। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स मुख्य रूप से राष्ट्रकूट, चालुक्य और कलचुरी वंश। अजंता की गुफाएं यानी अजंता केव्स प्रमुख आकर्षण यानी मेजर अट्रैक्शन विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को म्यूरल पेंटिंग्स और जातक कथाओं का चित्रण। एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स अपनी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध, विशेषकर विशाल अखंड कैलाशनाथ मंदिर। तो दृष्टि याद रखने का मूल मंत्र क्या है? अजंता का मतलब केवल बुद्ध और पेंटिंग्स, और एलोरा का मतलब हिंदू प्लस बुद्ध प्लस जैन और विशाल मूर्तियां यानी स्कल्पचर्स। अगर ये टेबल याद है तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वाह सर, ये लाजवाब है। अब हम अपने आज के लेक्चर के अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मूर्तियां और चित्रकला यानी स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। प्राचीन भारत में कला की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता की मोहरों यानी हड़प्पन सील से होती है। ये मोहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी नामक नरम पत्थर से बनी चौकोर आकार की होती थीं। इन पर एक तरफ भावचित्रात्मक लिपि यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी होती थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और दूसरी तरफ जानवरों जैसे यूनिकॉर्न एक सींग वाला जानवर, सांड यानी बुल, गैंडा, बाघ और हाथी के बेहद बारीक और जीवंत चित्र उकेरे होते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति मोहर यानी पशुपति सील। इसमें एक सींग वाले देवता योग मुद्रा में ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर जानवर हैं, दाईं ओर हाथी और बाघ, बाईं ओर गैंडा और भैंसा, और उनके आसन के नीचे 2 हिरण यानी एंटेलोप्स बैठे हैं। सर जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव यानी प्रोटो शिवा कहा था। ये मोहरें मुख्य रूप से कमर्शियल उद्देश्यों और पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड्स या ताबीज़ यानी एम्यूलेट्स के रूप में इस्तेमाल होती थीं। लेकिन भारत में मूर्तिकला यानी स्कल्पचरल आर्ट का असली स्वर्ण युग मौर्योत्तर काल में कुषाणों और सातवाहनों के समय आया। इस समय बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण के 3 अलग अलग स्कूल या शैलियां विकसित हुईं: गांधार, मथुरा और अमरावती। स्टूडेंट्स अक्सर इन तीनों के पत्थरों, क्षेत्रों और विशेषताओं में बुरी तरह उलझ जाते हैं। हाँ सर, मुझे आज तक याद नहीं हुआ कि किस शैली में कौन सा पत्थर इस्तेमाल हुआ था और बुद्ध की मूर्ति में क्या अंतर था। क्या इसके लिए भी कोई ट्रिक है? बिल्कुल, जब मानसर साथ हैं तो डरने की क्या बात है। चलिए फिर से मानसर की ट्रिक का जादू देखते हैं। सबसे पहले इनके निर्माण सामग्री यानी मटेरियल यूज्ड को हमेशा के लिए दिमाग में सेट करते हैं। गांधार शैली, गांधार स्कूल। गांधार क्षेत्र अफगानिस्तान के पास ठंडे पहाड़ों में है। पहाड़ों का रंग कैसा होता है? ग्रे या स्लेटी। तो गांधार शैली में नीले ग्रे बलुआ पत्थर यानी ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन या शिस्ट का इस्तेमाल हुआ। मथुरा शैली, मथुरा स्कूल। मथुरा यानी होली, लाल रंग और ब्रज की मिट्टी। तो मथुरा शैली में लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर यानी स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ। अमरावती शैली, अमरावती स्कूल। अमरावती शब्द अमर या पवित्रता का एहसास देता है, और सबसे पवित्र रंग कौन सा है? सफेद। तो अमरावती शैली में सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ। अब इन तीनों शैलियों का एक विस्तृत 360 डिग्री विश्लेषण यानी एनालिसिस करते हैं, जो सीधे मेंस और प्रीलिम्स में हिट करेगा। गांधार शैली, अमरावती स्कूल। मथुरा शैली, मथुरा स्कूल। अमरावती शैली, अमरावती स्कूल। गांधार शैली का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत, पेशावर, अफगानिस्तान। मथुरा शैली का क्षेत्र मथुरा, उत्तर प्रदेश। अमरावती शैली का क्षेत्र कृष्णा गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश। गांधार शैली को संरक्षण कुषाण वंश विशेषकर कनिष्क ने दिया। मथुरा शैली को संरक्षण कुषाण वंश। अमरावती शैली को संरक्षण सातवाहन वंश। गांधार शैली पर बाहरी प्रभाव यूनानी रोमन यानी ग्रीको रोमन या हेलेनिस्टिक प्रभाव था। इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं। मथुरा शैली पर बाहरी प्रभाव पूर्णतः स्वदेशी यानी प्योरली इंडिजिनस, कोई बाहरी प्रभाव नहीं। अमरावती शैली पर प्रभाव पूर्णतः स्वदेशी। गांधार शैली में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म महायान शाखा का प्रभाव रहा।
मथुरा शैली में त्रिधार्मिक बौद्ध, हिंदू, विष्णु या शिव और जैन तीर्थंकर का धार्मिक प्रभाव रहा। अमरावती शैली का मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से प्रभाव रहा। गांधार शैली बुद्ध यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक, अपोलो देवता जैसे दिखते हैं। घुंघराले बाल, मस्कुलर बॉडी, सिर पर जूड़ा, आधी बंद आंखें, शांत ध्यान मुद्रा, कपड़े की बारीक सिलवटें और सादा प्रभामंडल प्लेन हैलो। मथुरा शैली बुद्ध प्रसन्नचित्त यानी डिलाइटेड और ऊर्जावान दिखते हैं। मुंडा सिर, बाद में घुंघराले बाल, चौड़ा सीना यानी मस्कुलर नहीं, दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और उनके सिर के पीछे का प्रभामंडल यानी हैलो ज्यामिति पैटर्न से सजा हुआ। राजा कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति भी मथुरा शैली में बनी है। अमरावती शैली, यहाँ मूर्तियां एकल नहीं हैं बल्कि ये एक नैरेटिव आर्ट है। इसमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को बहुत सारी आकृतियों के साथ पैनल्स में उकेरा गया है। आकृतियां पतली, सुंदर और गतिशील होती हैं। देखा दृष्टि? अब कोई भी प्रश्न आ जाए आप इसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए इसी पर आधारित एक शानदार यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी लेवल का प्रश्न देखते हैं जो कथन कारण यानी असर्शन रीजन पैटर्न पर आधारित है। जी सर। कथन ए, गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक कला विद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। कारण आर, गांधार कला शैली पूर्णतः स्वदेशी थी और इसी शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट का जादू चलाते हैं। कथन ए बिल्कुल सही है। गांधार कला में यूनानी और रोमन हेलेनिस्टिक कला का भारी प्रभाव था, इसलिए इसे ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक शैली कहा जाता है। अब कारण आर को देखिए। यहां एग्जामिनर ने दो बड़े झूठ बोले हैं। पहला, गांधार शैली स्वदेशी नहीं थी बल्कि मथुरा शैली स्वदेशी थी। दूसरा, लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति यानी हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क मथुरा स्कूल की पहचान है, गांधार की नहीं। इसलिए कारण आर पूरी तरह से गलत है। सही उत्तर होगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। इस तरह की 360 डिग्री क्लैरिटी हो तो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? सर ये तो अमेजिंग है। मूर्ति कला तो एकदम दिमाग में छप गई। लेकिन आपने पेंटिंग्स के बारे में नहीं बताया। क्या प्राचीन भारत में पेंटिंग्स भी होती थीं? बिल्कुल होती थीं। और जब हम प्राचीन भारतीय चित्रकला की बात करते हैं तो अजंता की गुफाओं की भित्ति चित्रकला का नाम पूरी दुनिया में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। ये पेंटिंग्स भित्ति चित्र तकनीक से बनाई गई थीं, जहां गीले प्लास्टर पर रंग लगाए जाते थे। इन चित्रों का मुख्य विषय, थीम, बौद्ध धर्म, विशेष रूप से जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो बुद्ध के पिछले जन्मों का वर्णन करती हैं, जहां वे बोधिसत्व के रूप में कभी इंसान तो कभी जानवर जैसे बंदर, हाथी, शेर के रूप में जन्म लेते थे और परोपकार, करुणा और सत्य का संदेश देते थे। अजंता की पेंटिंग्स में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध जातक कथाएं उकेरी गई हैं, जैसे गुफा नंबर 10। इसमें श्याम जातक की कहानी है, जहां बोधिसत्व ने एक अंधे माता पिता के श्रवण कुमार जैसे पुत्र के रूप में जन्म लिया था। गुफा नंबर 17, इसमें वेस्तंतरा जातक का अत्यंत भावुक चित्रण है। ये बुद्ध के अंतिम पूर्व जन्म की कहानी है, जिसमें राजकुमार वेस्तंतरा दानशीलता की चरम सीमा को पार करते हुए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों तक को दान कर देता है। गुफा नंबर 1, यहां बोधिसत्व पद्मपाणि अर्थात हाथ में कमल लिए हुए और वज्रपाणि अर्थात हाथ में वज्र लिए हुए के अत्यंत सुंदर और शांत चित्र हैं, जो भारतीय चित्रकला के मास्टरपीस माने जाते हैं। प्राचीन भारत के कलाकारों ने जिस तरह से इन कहानियों को गुफा की अंधेरी दीवारों पर रंगों के माध्यम से उकेरा है, वो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। दृष्टि और इस क्लास को देख रहे भारत के मेरे सभी होनहार विद्यार्थियों, सिनेमैटिक सफर में हमने क्या क्या नहीं देखा। हमने कार्बन 14 डेटिंग की लैब से लेकर सम्राट अशोक के 14 शिलालेखों की कहानी को डिकोड किया। हमने इंडो ग्रीक और गुप्त राजाओं के सिक्कों की खनक सुनी, सांची के स्तूप को ईंट दर ईंट बनते हुए देखा और गांधार, मथुरा और अमरावती की मूर्तियों के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा लिया। और सबसे बड़ी बात, हमने यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी के उन बड़े बड़े कथन कारण और स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व किया, जो एक आम विद्यार्थी के पसीने छुड़ा देते हैं।
आज के इस लेक्चर के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतिहास के पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विषय से दुनिया के किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ जाए, आपका पेन नहीं रुकेगा। और ये केवल एक डेमो क्लास थी। ये तो यूनिट 1 के चैप्टर 1 का सिर्फ एक ट्रेलर था। सोचिए, जब हम साहित्यिक स्रोत, वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र और विदेशी यात्रियों के विवरण पढ़ेंगे तो वो क्लास कितनी ब्लॉकबस्टर होगी। इस कोर्स में कुल 12 यूनिट और 51 चैप्टर है जो इसी तरह मूवी स्टाइल में कवर किए जाएंगे। अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं, अगर आप अपने माता पिता के चेहरे पर वो गर्व की मुस्कान देखना चाहते हैं, तो अब आपको भटक कर अपना समय और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये संपूर्ण प्रीमियम कोर्स हमारे टेस्ट क्यू ऐप पर शुरू हो चुका है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ ऐसे शानदार लेक्चर्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको मिलेंगे हमारी रिसर्च टीम द्वारा तैयार किए गए बेहद खूबसूरत, कलरफुल, सिनेमैटिक 4K प्रिंटेबल A4 नोट्स, जिन्हें आप आसानी से प्रिंट करवाकर अपनी टेबल पर रख सकते हैं। और हाँ, एक बात जो आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी, आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से कोई भी महंगी टेस्ट सीरीज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट क्यू ऐप पर शुरुआत के 200 विद्यार्थियों को हम हमारी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? अभी अपना फोन उठाइए, गूगल प्ले स्टोर से टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स खरीदते समय कूपन कोड मानसर51 लगाइए। आपको तुरंत एक बहुत बड़ा और शानदार डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, भाई, बहन और स्टडी ग्रुप में शेयर करें जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उन्हें बताइए कि इतिहास रटने की चीज नहीं है, इतिहास को समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। आपकी सफलता का सफर अब टेस्ट क्यू ऐप पर शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं सीधे हमारी प्रीमियम क्लास में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।